तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी आपको जैसे पिछले वीडियो में, एक्चुअली वो वीडियो बहुत शॉर्ट टर्म का बन पाया था, कुछ उसमें टेक्निकल दिक्कत आ गई थी, तो मैंने उसमें उसके बारे में फॉर्मेशन ऑफ मसल्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था, बताया था। तो फॉर्मेशन ऑफ मसल्स बेटा क्या होती है कि जो मसल्स की जो हमारे कंपोजिशंस होते हैं उसके बारे में उसका जो है स्टडी किया जाता है। तो जैसे कि प्रत्येक मसल्स बेटा मेनली दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स की होती है। एक होती है फास्ट ट्विच फाइबर्स और एक होता है स्लो ट्विच फाइबर्स। तो फास्ट ट्विच फाइबर्स बेटा मसल्स फाइबर से बनी होती है, और बेटा फास्ट ट्विच फाइबर इसे हम वाइट फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं, तथा बेटा जो स्लो ट्विच फाइबर्स होता है ना, उसे हम रेड फाइबर्स के नाम से जानते हैं। तो फास्ट ट्विच फाइबर्स अपेक्षाकृत अधिक तेज़ी से बेटा ये क्या करती है, सेंसेशन करती है या संकुचित करती है, और या अथवा ये सिकुड़ सकते हैं। तो और ये अतः वे अधिक स्ट्रेंथ जनरेट कर सकते हैं, और इसके अगेंस्ट स्लो ट्विच फाइबर्स इतनी बेटा जल्दी से संकुचित नहीं होते, यानी कि इतना जल्दी से सिकुड़ते नहीं हैं। तो किंतु बेटा ये लॉन्ग टर्म के लिए फास्ट ट्विच फाइबर्स क्या होता है कि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे ना स्पीड जो एथलीट्स होते हैं, जो 100 मीटर 200 मीटर की जो रेस दौड़ते हैं ना, तो उनके लिए तो फास्ट ट्विच फाइबर्स बहुत तेज़ी से काम करता है, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जो लंबी दौड़ के लिए जो खिलाड़ी जो 800 मीटर 1600 मीटर 1000 मीटर 2000 मीटर 5000 मीटर के रेस के लिए जो प्लेयर होते हैं, उनमें क्या काम करता है, स्लो ट्विच फाइबर जो होता है ना, उनके लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फाइबर्स किस प्रकार से बॉडी में वर्क करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जिन मसल्स में फास्ट ट्विच फाइबर्स की जो परसेंटेज अधिक होती है, वे मोस्टली स्ट्रेंथ जनरेट करते हैं, और फास्ट ट्विच फाइबर तथा स्लो ट्विच फाइबर को की जो परसेंटेज है उसका जो डिटर्मिनेशन है बेटा, वो आनुवंशिकी के रूप में भी या उसके तौर पर किया जाता है। तो तथा इसे ट्रेनिंग द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, और यह कहा जा सकता है कि इन फाइबर्स की परसेंटेज स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है। अब आते हैं साइज ऑफ मसल्स पे आते हैं। तो साइज ऑफ मसल्स में देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स, एंड दिस अल्टीमेटली डिपेंड्स on the size of muscles. If the muscles will bigger and longer size, then it will be easy to produce the more force for any activity, and also against any resistance. So this difference can be seen easily in between that male and female. So male are larger and bigger than the female. That's why they are more powerful than female in terms of strength. The strength of the muscles can be increased with the help of different methods of strength training. So the size of muscles it's also a determining factor of strength. तो साइज ऑफ मसल्स के बारे में अब हम आपको थोड़ा सा बता दें, थोड़ा सा विस्तार में बताना है इसको, क्योंकि बेटा साइज ऑफ मसल्स जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। तो साइज ऑफ मसल्स के बारे में थोड़ा सा आप समझें कि मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो मेनली मसल्स के साइज पर डिपेंड करती है, और यह एक बेटा बहुत ही विख्यात एक फैक्ट है, तथ्य है कि जो बड़ी जो ना बिग तथा जो बिग मसल्स होती हैं ना, वो अधिक स्ट्रेंथ जनरेट कर सकती हैं, और फीमेल और मेल में
इक्वली साइज की ना समान प्रकार की मसल्स लगभग इक्वल स्ट्रेंथ की होती हैं, उत्पन्न करती हैं, या शक्ति जो स्ट्रेंथ होती है ना जनरेट करती हैं। किंतु मेल अधिक स्ट्रेंथ मतलब जो मेल होते हैं ना उनमें मेल अधिक शक्तिशाली होते हैं। इट मीन्स मेल अधिक शक्तिशाली होते हैं अपेक्षाकृत फीमेल के। क्योंकि उनकी मसल्स फीमेल की मसल से अपेक्षाकृत क्या होती है, लार्ज होती है, बड़ी होती है, विशाल होती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के डिफरेंट तरीक़ों से उनकी हेल्प से, जैसे वेट ट्रेनिंग और इनकी सबकी सहायता से, हेल्प से हम मसल्स का जो हमारा साइज़ है ना उसको हम बढ़ा सकते हैं, जिसके रिज़ल्ट जो आते हैं परिणाम स्वरूप इसकी स्ट्रेंथ में हम सुधार कर सकते हैं या किया जा सकता है। अतः जो स्ट्रेंथ का जो डिटर्मिनेशन है मसल्स के साइज़ द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है। तो ये हो गया। अब है बेटा वेट ऑफ द बॉडी। तो दिस इज़ द फैक्ट दैट बॉडी वेट एंड स्ट्रेंथ हैज़ यूनिक कॉम्बिनेशन इन इट। द हैवी वेट person have the more muscles power than lower weight person. In this body fat is determining factor. So the weight lifters are the example of these things because they maintain the good body weight. That's why they are more capable to lift the heavy weight. So weight of the body is also a determining factor for strength. तो बेटा जब ये बॉडी वेट का जहाँ पर ये मसला आता है जो ना, तो इसमें क्या करता है कि यह भी एक बेटा फैक्ट है कि जो व्यक्ति अपेक्षाकृत हैवी वेट वाले होते हैं ना, जो थोड़ा सा ज़्यादा वेट वाले होते हैं, वे हल्के व्यक्तियों से, जो लाइट वेट वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी अपेक्षा बेटा ज़्यादा स्ट्रेंथेंड होते हैं, ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, पावरफुल होते हैं। तो इंटरनेशनल जो वेट लिफ्टर्स में बॉडी की वेट तथा स्ट्रेंथ के बीच एक पॉजिटिव एक रिलेशन होता है। तो जो थोड़ा सा अधिक हैवी वेट वाले जो वेट लिफ्टर्स होते हैं अपेक्षाकृत बेटा वो क्या करते हैं कि ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, अधिक वेट उठा सकते हैं। इसलिए बॉडी का वेट भी व्यक्ति की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है। तो मेरे ख्याल से समझ में आपको आया होगा। नहीं आया होगा तो आप हमें क्वेश्चन करिएगा, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। अब आते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ नर्वस इम्पल्सेस। तो ए मसल्स इज कंपोजिशन ऑफ मोटर यूनिट्स टू लार्ज क्वांटिटी प्रोडक्टिव ऑफ द फोर्स बाय द मसल्स is the result of constructions of motor units where whenever the control nervous system will impulse a stronger nerve, then it will stimulate more number of motor unit to generate the more power through its contraction, and the result of this the muscles will contract more strongly with more strength. So the nerve impulses is also a determined factor for strength. तो बेटा इंटेंसिटी ऑफ नर्वस इम्पल्सेस जो होता है ना, जो हमारे जो इंटेंसिटी होती है, तो मसल्स बहुत सी मोटर की जो इकाइयाँ होती हैं जो मोटर्स की,
तो उसमें ना जो यूनिट होती हैं, जिसको हम इकाइयाँ कहते हैं ना, तो मोटर की जो यूनिट होती हैं उनसे मिलकर बनी होती हैं। तो मसल्स की जो टोटल स्ट्रेंथ उसमें जब प्रेजेंट होती है और होने वाले जो मोटर यूनिट्स की जो संख्या होती है ना, उस पर ये डिपेंड करती है। तो जब कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से आने वाली अधिक तेज जो बेटा नर्वस इम्पल्सेस होती हैं ना, वो अधिक संख्या में मोटर यूनिट को क्या करते हैं बेटा, जनरेट करते हैं। तो मसल्स अधिक फोर्स जनरेट करते हैं। तो इससे यह भी कहा जा सकता है कि मसल्स अधिक स्ट्रेंथ अथवा फोर्सेस को जनरेट करती हैं, इसलिए नर्वस इम्पल्सेस को जो उसमें मजबूती होती है, उसमें जो ताकत आती है, वो स्ट्रेंथ की मात्रा को भी डिटरमाइन करती है। तो ये हो गया। अब हम आपको बताएंगे इसके बाद ना फिजियोलॉजिकल फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग स्पीड। तो बेटा क्या है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। तो मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम आप समझिएगा बड़े अच्छे से। तो आवर नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल पैनल of our body. Whatever the activities we do, these all are controlled by our central nervous system. Same it happens in case of the muscles. The contract and relaxation of our muscles is regulating by the concerned motor centers, and of course this is controlled by the central nervous system of the body. This is called the mobility of the central nervous system. The central nervous system can control this rapid excitement for few seconds, then the excitement spreads in the all neighboring centers, and that cause the tension in the entire body, and this make the speed down. So the mobility of nervous system in the factor which determine the speed. तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम क्या होता है। मोबिलिटी बेटा जो हमारी स्नायु जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो संस्थान होते हैं ना, उनके अंदर कितनी मोबिलिटी है, कितनी गतिशीलता है, ये देखने की ज़रूरत है। तो बेटा जो शॉर्ट टर्म की जो रेस होती है, शॉर्ट टर्म जो कम दूरी की जो तेज़ दौड़ में हमारा जो मसल्स है ना बेटा, वो मैक्सिमम जो संभावित स्पीड है, मोबिलिटी है ना, उससे संकुचित होता है, शिथिल हो जाता है थोड़ा सा। तो मसल्स में यह बहुत तेज़ी से ना संकुचित होता है। तो इसमें जो मोटर सेंटर्स में रैपिड एक्साइटमेंट होता है ना, ये बेटा क्या करता है कि दबाव को जो इनहेबिटेशंस होती हैं ना, उनमें ये तभी ये संभव हो सकता है, जब इनहेबिटेशंस होते हैं ना तब ये संभव हो सकते हैं। और इसमें जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मोबिलिटी, इसी को हम मोबिलिटी भी कहते हैं। तो नर्वस सिस्टम इस बेटा जो फास्ट इसमें जो फास्टिंग जनरेट होती है, और उसका जो इसको जो रोकने की जो इसमें एक जैसे ना स्पीड में दौड़ते हैं, शॉर्ट टर्म की जो तेज़ रेस होती है, तो कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं ना, तो बीच में बाधाएं आती हैं, तो उन बाधाओं को जो रोकने का काम करती है ना, उसको ये हटाती हैं और उससे आगे बढ़ने में हमें हेल्प करती हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप बेटा पूरे बॉडी में क्या आता है, टेंशन आ जाता है, तनाव आ जाता है, और यह स्पीड में कमी के कारण से बनता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारा, उनकी मोबिलिटी को ट्रेनिंग किया जा सकता है बेटा, किंतु ऐसा करना अत्यधिक केवल एक लिमिटेशन मात्रा तक, एक लिमिटेड मात्रा तक ही संभव है, उस बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं।
तो जनरली हम स्पीड को एक जो डिटर्मिनेशन वाले जो काफ़ी जो फैक्टर्स है ना, हम वहाँ तक काफ़ी सीमा तक ये उसके जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स होते हैं या जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, तो उस पर भी ये डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर पे? जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसको समझने की ज़रूरत है कि ये जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो बेटा जो स्पीड है, जो इसकी मोबिलिटी है, उसके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। और जो हमारा नर्वस सिस्टम इस फास्ट जो इसमें जो प्रावरोधन होता है, जो अवरोध होता है, केवल कुछ ही सेकंडों के लिए बेटा ये रह सकता है, और उसके बाद हम फिर से अपने आप को उस लिमिट के हिसाब से हम फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कम समय के लिए आता है, लेकिन ये हमको जो ब्रेक कर देता है ना, अवरोध उत्पन्न कर देता है, और फिर से हमें उसी फॉर्म में आने के लिए फिर दूसरे हिसाब से हमें अपने आप को एक ट्रेनिंग के माध्यम से सही करना पड़ता है। अब आगे हम आते हैं मसल्स कंपोजिशन पे आते हैं। तो मसल कंपोजिशन क्या है या मसल्स फॉर्मेशन क्या है? तो द मसल्स ऑफ द बॉडी विच आर हैविंग अ more percentage of fast twitch fibers that contract with more speed and produce a greater speed muscles formation in human is determined by a genetic reason. These cannot form by the training or exercise. Different muscles in the body have different percentage of the fast twitch fibers along with different speed performance. तो बेटा इसमें समझने की बात है कि मसल्स का जो कंपोजिशन है या मसल्स की जो फॉर्मेशन है, जिन मसल्स में फास्ट ट्विच फाइबर्स, जो फास्ट ट्विच करने वाले जो रेसेस होते हैं ना, फाइबर्स होते हैं, उनकी परसेंटेज अधिक होती है। तो इसमें उन मसल्स की अपेक्षा अधिक स्पीड से जो संकुचन होता है ना, वो कम होता है। तो जिसमें फास्ट ट्विच फाइबर से जो रेसे होते हैं, जो फास्ट ट्विच वाले, जो फास्ट गति से जो मोबिलिटी वाले जो होते हैं, इस गति करने वाले जिनको बोलते हैं ना, स्पीड करने वाले, तो उनके जो रेसेस होते हैं उनकी परसेंटेज की मात्रा कम होती है, जिसे हम स्लो ट्विच फाइबर्स भी बोलते हैं। तो वास्तव में मसल्स की जो हमारी बनावट है, जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो जेनेटिक रूप से बेटा डिटरमाइन होता है, और जिसे हम ट्रेनिंग द्वारा भी थोड़ा भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो बॉडी की डिफरेंट मसल्स में फास्ट ट्विच फाइबर्स वाले जो रेसेस होते हैं, उनके परसेंटेज जो होता है वो अलग होता है, और यही कारण है कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को स्पीड का डिटरमाइन करना बेटा भी बहुत ही अलग अलग तरीके से होता है। अब हम आते हैं आपको अगला क्या है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के बारे में। ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ क्या है? तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड मसल्स फॉर एनी क्विक एंड फास्ट मूवमेंट। एक्सप्लोजन मीन्स टू बी एनीथिंग इन क्विक एंड सडन वे। Same it is with muscles when they react on quick and sudden movement for the activity that is called the explosive strength of muscles. So it depends on the shape, size and the coordination of muscles, and also this depends on the metabolic process of the body. Muscles composition can be improved by the training and exercise, but rest of the factor cannot improve by the training and exercises. So it can be said that explosive strength the factor which determine the speed also. तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि एक्सप्लोजिव पावर जो होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो बेटा प्रत्येक जो फास्ट
एक्सप्लोजिव वाली जो हमारी जो स्पीड होती है ना, उसमें एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी है। कि जितना भी तेज़ी से काम करने वाले होते हैं उसमें बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब हमें ध्यान देना इस बात का कि अगर किसी जो बॉक्सर है, जो मुक्केबाज है, मुक्केबाजी में तेज पंच नहीं मार सकता। कौन तेज पंच नहीं मार सकता? यदि किसी बॉक्सर में एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ नहीं है या कमी है तो वो बॉक्सर कभी तेज पंच नहीं मार सकता। और इसके अतिरिक्त बेटा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ मसल्स की जो शेप है, स्ट्रक्चर है, संरचना है, तो ये जो कोऑर्डिनेशन पर भी डिपेंड करता है और मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती है ना उस पर डिपेंड करती हैं। तो मसल्स स्ट्रक्चर या मसल्स की जो बनावट है, जो शेप साइज है, उसके अतिरिक्त जो बाकी फैक्टर्स हैं उनमें ट्रेनिंग द्वारा सुधार संभव है, सुधार सकते हैं। लेकिन जो अंततः कुछ लिमिट तक गति में हम स्पीड में हम सुधार तो कर सकते हैं। फास्ट ट्विच फाइबर्स तथा जो बेटा स्लो ट्विच फाइबर का जो कोऑर्डिनेशन है, कंटिन्यू जो एक्सपीरियंस काफ़ी सीमा, जो इनका परसेंटेज है, इनका क्या है, जो परसेंटेज है, काफ़ी सीमा तक किसी भी मसल्स के फाइबर्स को संकुचन की अधिकतम जो संभावित गति होती है, स्पीड होती है, उसको डिपेंड करता है। और जो फाइबर्स होते हैं, जो रेशे होते हैं ना, उनका जो परसेंटेज है वो जेनेटिक रूप से डिपेंड होता है। और यही कारण है कि जो टॉप जो फास्ट गति वाले जो स्प्रिंटर्स होते हैं ना, दौड़ने वाले जो स्प्रिंटर्स होते हैं, जो छोटे स्प्रिंटर्स किसको बोलते हैं आपको पता है ना? जो 100 मीटर 200 मीटर की जो रेस करते हैं उन्हें हम स्प्रिंटर्स बोलते हैं। और ये शॉर्ट टर्म रेसेस जो होती हैं स्प्रिंटर, तो स्प्रिंटर्स में फास्ट ट्विच फाइबर्स मतलब जो वाइट फाइबर्स होते हैं उनकी परसेंटेज क्या होती है, अधिक होती है। और जबकि जो बेटा इंडोरेंस वाले प्लेयर्स में स्लो ट्विच फाइबर्स यानी कि रेड फाइबर्स की परसेंटेज अधिक होती है। अब आते हैं हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी पर आते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड इन ह्यूमन बॉडी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी एंड इट फिजिकल एक्टिविटी एंड गेम टू। तो दिस इज rather more important factor. Good flexibility always allows the maximum range of movement of the body. So without any internal resistance, it also determine the speed for the movement and also make possible of complete utilization of explosive strength. तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पर। और फ्लेक्सिबिलिटी कुछ सीमा तक फ्लेक्सिबिलिटी भी स्पीड को डिटरमाइन करती है। वास्तव में अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी के बिना अधिक इंटरनल गतिरोध के मैक्सिमम लिमिट तक कोई भी एक्टिविटी को हम जो एक्टिविटी होती है उसमें हम लोगों को प्रतिभा करने का अवसर देते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी द्वारा ही एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का पूरा बेटा जो यूज होता है ना वो होता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना तो हम अपनी बॉडी में जो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ है ना उसको पूरा नहीं कर सकते, पूरा नहीं लगा सकते। और इस कारण से हम तो जो फास्ट ट्विच फाइबर है उसका उपयोग नहीं हो पाएगा और जिस कारण से जो हमारा स्प्रिंटर है वो रेस में पीछे रह जाएगा। इसका ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला क्या है, बायोकेमिकल एसेट्स एंड मेटाबॉलिज्म। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मसल्स रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड हाई रेट ऑफ consumption for maximum speed performance. For this purpose the stores of
फास्फेजन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP and creatine phosphate CP should be in the muscles in adequate quantity. If the store of these things is in less quantity, then working process of the muscles will be slowed down after a short time. So supply of the energy in the muscles depends on the enzymes, and enzymes are responsible to increase the metabolic power in the body. So this amount of the ATP and CP can be increased by the training and exercise. So this is true that biochemical reserve also will metabolic power also determine that speed of the person. तो बेटा ये जो बायोकेमिकल है, बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर है, तो इसमें बेटा मैक्सिमम स्पीड प्राप्त करने के लिए मसल्स को मैक्सिमम हाई रेट पर या अधिक मात्रा में एनर्जी की बेटा आवश्यकता या नीड होती है। और इस एम के लिए मसल्स में फास्फोजीन एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम ATP कहते हैं, कौन सा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम ATP कहते हैं, तथा क्रिएटिन फास्फेट की जो पर्याप्त मात्रा इकट्ठा होना चाहिए, मतलब स्टोर होना चाहिए। और यदि संकुचित होने वाली जो मसल्स में ATP तथा CP का जो स्टोरेज है उसकी मात्रा कम होगी, तो वो कुछ समय के बाद मसल्स क्या होगा कि वो संकुचन करने लगता है। तो पर्याप्त मात्रा में एनर्जी की सप्लाई ना होने के कारण, फिर से समझिएगा कि ATP तथा CP स्टोरेज की मात्रा कम होगी, तो कुछ समय के बाद मसल्स में जो संकुचन होता है, जो सिकुड़न होती है, वो क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में एनर्जी की सप्लाई ना होने के कारण क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। और एनर्जी सप्लाई भी कुछ बेटा इसमें कुछ विशेष जो इसमें कुछ विशिष्ट जो एंजाइम पर डिपेंड करती है और जो मेटाबॉलिज्म स्ट्रेंथ में वृद्धि करती है, इंक्रीज करती है। और ट्रेनिंग द्वारा ATP तथा CP की जो मात्रा होती है उसमें एनर्जी सप्लाई की रेट में भी हम वृद्धि कर सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि बायोकेमिकल जो स्टोरेज है वो मेटाबॉलिज्म स्ट्रेंथ और स्पीड को ये डिटरमाइन करती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, और अब अगला वीडियो जब आपके पास आएगा तो उसमें इसके बारे में और आगे हम चर्चा करेंगे। अच्छे समझिएगा, समझने के बाद जो भी कोई दिक्कत हो आप हमसे क्लास में पूछिएगा और हम आपको बताएंगे।